बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वहां से हम इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि विच लाइन करेक्टली डिस्क्राइब अल्फा पार्टिकल्स। देखो भाई, अल्फा पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, ऐसा होता है। यहाँ पे आता है +2, यहाँ पे आता है 4। तो बताइए ये दोनों ठीक है। पेनेट्रेट 1 सेंटीमीटर, क्या एल्यूमिनियम से अल्फा पार्टिकल पेनेट्रेट कर सकता है? नहीं, तो ये नो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या होगा हमारा? डी। ये गलत हो जाएगा, ये ठीक है। सही बात समझ में आई? आगे चलिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स 13 बिलियन अनस्टेबल न्यूक्लिया, 72 बिलियन अनस्टेबल न्यूक्लिया लिया। अब देख, एक सैंपल लिया, सैंपल में 72 बिलियन पार्टिकल्स थे। तो भाई 72 पार्टिकल्स हो या 72 बिलियन हो, मुझे क्या तकलीफ? मैंने क्या कर देने, इसे आधे कर देने और बिलियन लिख देना। समझ रहे हो? अब ये क्या करे, द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इज 4 घंटा, 4 आवर्स की हाफ लाइफ कितनी है? हाउ मेनी अनस्टेबल न्यूक्लियर आफ्टर 12 घंटे गुजर जाने के बाद। तो बताओ 4 घंटे है ना, यहां से शुरू किया 0 से, पहले हाफ लाइफ गुजरी कितने की? 4 घंटे की, तो ये 4 पे पहुंचे। दूसरी हाफ लाइफ दोबारा 4 की गुजरी तो किस पे पहुंचे? 8 पे, और फिर 12 पे। ठीक है, तो अब जब शुरू किया था तो कितना था? 72 का आधा कितना होता? 30। 36 का आधा कितना होता है? 18। और फिर यहाँ कितना होगा? तो ये 9 बिलियन पार्टिकल्स जो होंगे वो रिमेनिंग होंगे। तो 9 बिलियन ये आ गया। अच्छा, उल्टे किए थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कितने बचेंगे, वहां पे पूछा था कितने पार्टिकल्स बचेंगे, यहाँ पे पूछा। तो आगे जाऊंगा ना, जब ये पूछेगा कितने पार्टिकल्स से शुरू किया था तो पीछे आऊंगा, जब मैं पीछे आऊंगा तो डबल करता जाऊंगा, जब आगे जाऊंगा तो हाफ। सारे घंटे पूछ सकते हैं? बिल्कुल, घंटे भी पूछ सकते हैं। समझ गए? और इसको फॉर्मूले के थ्रू करें तो फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू m नॉट 1/2 रेस्ट टू द पावर n। लाइव्स कितनी आ रही है? 1 2 3। कितनी आ रही है? 3। तो बताइए इनिशियल सैंपल कितना है? 72 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेस्ट टू द पावर 3। तो 72 डिवाइड बाय 2 4 4 2 8, तो कितना आ गया? ये 9 बिलियन। तो ये 9 बिलियन आ रहा है, ये m की वैल्यू आ रही है रिमेनिंग सैंपल। ये रिमेनिंग होती है ना ये वाली, समझ रहे हैं? पहले आप m से m नॉट की तरफ आए थे, अब आप m से m नॉट से m की तरफ। इसी तरीके से दरमियान में वक्त भी पूछा जा सकता है कि टाइम कितना लगे, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, इक्वेशन शोज, अब यहां पे देखिए ये आप वाला सवाल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वेशन शो कर रही है 226 इज इक्वल टू p+4 और 88 इज इक्वल टू q+, यही हुआ। ऊपर वाली इक्वेशन से अगर मैं p निकालूं तो क्या आएगा? सर 4 को माइनस कर देंगे तो 2 तो p इज इक्वल टू 2 2 2। और इस वाली इक्वेशन से अगर मैं q निकालूं तो q इज इक्वल टू 88 माइनस तो 86। तो बताइए 86 और 222, 222 86। समझ गए भाई? तो आंसर क्या होगा? डी। किसे नहीं समझ में आया? किसी को भी नहीं? हाँ भाई, समझ गया? आपने सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, जो वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यूज निकालनी है। मैथमेटिक्स से सिंपल। आगे चलिए, सुने भाई। बिल्कुल, अगर गैमा का होगा तो बताइए, गैमा जब लिखा जाता है तो गैमा के अंदर उसका चार्ज भी 0 होता है। यस सर। और उसका मास फोटोन भी क्या होता है? तो इसका मतलब क्या, इक्वेशन सेम आएगी। अगर किसी एलिमेंट में से गैमा निकलता है तो एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरिंग द फायर, सुने भाई, लेबोरेटरी स्टोरमैन, सम रेडियोएक्टिव मटेरियल वाज स्पिल्ड। ठीक है, ये फायरमैन जो है वो रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है वो क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? was split. A fighter detected radiation through the lead line wall
एक लेड लाइन वॉल है, उसके पीछे खड़े होके क्या कर रहा है, रेडिएशंस को डिटेक्ट कर। अब बताइए लेड लाइन वॉल होगी तो रेडिएशंस तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन गैमा लेड से रुक नहीं जाती। सर गैमा नहीं किसी हद तक, अच्छा चलो चलो, अगर लेड लाइन थिन लेड है, थिन है अगर तो भी गुजर जाएंगे, थिन हुआ बारीक हुई तो गुजर जाएंगी, मोटा हुआ तो ब्लॉक कर जाएंगे। लेकिन अभी देखिए क्या कह रहा है, द रेडिएशन वॉज इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव मटीरियल। आपने बताना है कि यहाँ पे जो मटीरियल है ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है ये कौन सी रेडिएशन, विच टाइप ऑफ रेडिएशन बीइंग डिटेक्टेड। अब ये कह रहा है अल्फा बीटा गामा एंड एक्सरेज, एक्सरेज तो नहीं हो सकती है, अल्फा बीटा गामा। अब ये मुझे बताओ लेड के बाहर अगर आ रही है और ये थिन लेड है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी आ सकती है, है नहीं, यहाँ पे डिटेक्शन हो रही है ना, और जो डिटेक्ट कर रहा है वो लेड के थ्रू डिटेक्ट कर रहा है। तो या तो अगर थिक लेड होती तो कुछ नहीं आना चाहिए था, थिन में आएगा, और थिन में सिर्फ कौन सी रेडिएशन है, इसका मतलब क्या है अंदर कौन कौन सी ब्लॉक हो रही होंगी, अल्फा एंड। तो अगर सिर्फ गैमा हुई तो भी हो सकती है रेडिएशन, अगर सिर्फ अल्फा हुई तो नहीं, क्योंकि रेडिएशन डिटेक्ट हो रही है ना, तो खाली अल्फा तो नहीं हो सकता, और ना ही खाली, तो खाली कौन सी होंगी, और या फिर अल्फा बीटा गैमा दोनों तीनों, या फिर अल्फा गैमा हो या फिर बीटा गैमा, गैमा होना लाजमी। तो इसका आंसर क्या होगा, गैमा रे। एक्सरे जो होती है वो रेडिएशन की स्ट्रेंथ गैमा के मुकाबले में बहुत कम क्योंकि आपकी हड्डियों से नहीं गुजर पाती, एक्सरे जो होती है वो हड्डियों से नहीं गुजर पाती, तभी तो एक्सरे आता है। Which type of radiation greatest ionization effect, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसके ग्रैंड। उनकी जो पावर होती है वो कम होती है एक्सरे से, गैमा रेज में पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो गैमा रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिनके पार्टिकल सब में छोटे होते हैं, जितना छोटा पार्टिकल होगा वो इतनी आसानी से पेनिट्रेट करता है। दुनिया की सबसे छोटे पार्टिकल की रेडिएशन गैमा है, तो एक्स बाद में ही आएगी ना, तो इसका मतलब क्या है, उसकी पेनिट्रेशन पावर गैमा को कंपीट नहीं कर सकेगा, नहीं समझो। तभी देखिए हड्डियों से गैमा गुजर जाएगी, एक्सरे अगर आप हड्डियों से गैमा का लें, यानी कि फोटो लें गैमा के थ्रू, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पास एक्सरे जो होती है वो हड्डी से रुक जाती है, गोश्त से गुजर जाती है, तो हड्डी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई, समझ रहे हैं। पाउडर कंटेन 400 मिलीग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इमिट अल्फा पार्टिकल, द हाफ लाइफ। अब पता हुआ अल्फा इमिट करे बीटा करे रेडिएशन करे, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं, तो यहाँ पे एडिशनल अल्फा बता दिया। अब देखो क्या कह रहा है, हाफ लाइफ कितनी है, 5 दिन। व्हाट मास ऑफ द मटेरियल आफ्टर 10 डेज, बताओ अगर 0 से शुरू करता हूँ, पहले कितने हाफ लाइफ आई, 5 डेज, और दूसरी हाफ लाइफ किस पे आई, 2। ठीक है, जब स्टार्ट किया था तो किस पे, 400 से, तो 400 से पहले पे कम हो गए 200, सही, तो कितना बचा 100। तो रिमेनिंग सैंपल आफ्टर 10 डेज कितना होगा। अच्छा अगर मैं इसको इससे करूं m = m0 1/2 n, तो बताइए सबसे पहले मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाले, तो यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी है, 2 हाफ लाइफ आ रही है, तो n की जगह क्या लिखूंगा 2, और m0 कितना है 4 है, अगर ये ला करें ना सर, ये जो आपने किया हुआ है, हाँ, तो तुम्हें हाफ लाइफ ऐसे पता लगेगी कि कितने कितने घंटे गुजरे, और हाफ लाइफ कितनी है, तो टाइम को अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगे, मतलब 10 को 5 से डिवाइड करें क्या आया, तो वही 2 हाफ लाइफ आ गई। तो अब यहाँ पे देखें 2 to the 4 होगा और ये 100 आ जाएगा, तो सैंपल कितना बचेगा यहाँ पर 100। अगला देखो, रेडियो कैन पास थ्रू द पेपर शीट बट नॉट थ्रू द थिक एल्युमिनियम, क्या आंसर होगा,
बीटा ना। हाँ यस सर सही है। अच्छा भाई देखो, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है अनस्टेबल, उसके न्यूट्रॉन्स कितने? 148 145 और प्रोटॉन्स कितने? इट एमिट्स बीटा पार्टिकल। अब बताओ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने? 92। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाता है यस सर। जाके। यहाँ पे क्या दिया गया है? एक न्यूट्रॉन दिया गया है और एक प्रोटॉन। अब आपको ऐसे लिख के नहीं बताया, तो आप जानते हैं जो प्रोटॉन होता है ना वो तो यहाँ नीचे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? बॉटम। और जो ऊपर मैस लिखा जाता है वो इन दोनों का सम होता है, किसका किसका सर? प्रोटॉन और। न्यूट्रॉन का 145। तो बताइए इन दोनों को ऐड करो, 2 और 5 कितना होता है? 7। 9 और 4 13 का 3 1 237। ये मेरे पास क्या आया? सैंपल। ये मेरे पास एलिमेंट आ गया। अब इसमें से इमिट क्या हुआ? बीटा बीटा 0 और माइनस। बताइए जब बीटा इमिट होगा तो एक्स ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? y में। यहां पे लिख लीजिए स्मॉल एक्स, और यहां पे लिख लें ए, और यहां पे लिख लें बी। और क्या चीज इमिट हुई है? बीटा। तो यहां पे लिखूंगा बीटा। बीटा बीटा क्या होता है? -1 और 0। जरा इक्वेशन बनाइए। 237 इज इक्वल टू बी प्लस। तो बताइए बी किसके बराबर आया? 237। 237। अब दूसरा क्या है? 92 इज इक्वल टू ए माइनस। तो ए इज इक्वल टू, ठीक है भाई। तो बताइए बी और ए दोनों आ गए, तो जो y बन रहा होगा वो क्या होगा? 93। यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे माइनस है, तो उधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा। इक्वेशन के थ्रू कर रहा हूं मैं। तो आंसर क्या है? 93। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? 93 और वहां पे 290 230। मैंने जो क्या हुआ? कोई परेशानी है? तुम्हें ये चीज समझ में आया कि मैंने ये क्या बनाया है? ये जो ये चीज लिखी है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर y की जगह 4 ऑप्शन दिए जाते और y लिखते हैं y 92 237 y 92 235 238 237, तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर दो। और अगर इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व नहीं करते, ये चीज दी जाती, तो बताओ ये बता रहा है, ये नीचे वाली चीज क्या बताती है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इन दोनों के क्या होते हैं? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन से 237 में से यानी कि न्यूट्रॉन होते हैं 237 माइनस 93 144। 144। तो आंसर क्या आएगा? 144 न्यूट्रॉन और 93। 145 नहीं होता? 145 होता है सर, क्योंकि 145 जब प्लस करें। नहीं, सवाल ये है कि ऐड करने में क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करें तो 144 आएगा 145। 7 में से 3 या 4 144 ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या आ गया? समझे? So न्यूट्रॉन तो सर 145 दिए थे सर, 144 कैसे हो गए न्यूट्रॉन? हाँ, अब जरा सुने। न्यूक्लियस था, सुनो भाई, सुने अब हो क्या रहा है। न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितने थे? 145। प्रोटॉन कितने थे? 92। जब एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो याद करो कि क्या करते थे हम? एक प्रोटॉन में से बीटा पार्टिकल इमिट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन होता है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किस में ट्रांसफॉर्म हुआ? न्यूट्रॉन। तो बताओ पहले न्यूट्रॉन कितने थे? कितने थे? सर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो गए तो 144 हो गया और वो 93 हो गए। नहीं, प्रोटॉन नहीं ट्रांसफॉर्म होता, गलत सर है। न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है। न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। एंड ये वाला 145 में से एक न्यूट्रॉन ही आया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर गया तो ये न्यूट्रॉन किस में ट्रांसफॉर्म हुआ? प्रोटॉन। तो भाई जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हुआ तो इसका एक मास नंबर रिड्यूस हो गया ना। 145 के कितने रह गए? ये 144 44। और जब ये प्रोटॉन में एटअप हो गया तो 92 क्या बन गया? तो देखिए यही चीज आ गई। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जो कि कॉन्सेप्चुअली ज्यादा बेहतर है। मैं इसको इस तरीके से लिख के भी कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके हो, समझ गए? ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
अगला देखें, जागते रहे भाई। द डायग्राम शो 5 एटम्स। देखो भाई ये 5 एटम बताए गए डायग्राम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। देखो फर्स्ट पार्टिकल इसमें से इमिट हुआ, सेकेंड, अब ये पार्टिकल है कौन सा ये मुझे नहीं पता, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, एक 3 में से इमिट हुआ, ईच ऑफ दैट। एटम 1 इज द फर्स्ट टू गिव आउट द पार्टिकल। पहला एटम वो है जिसने पहला पार्टिकल क्या कर दिया, इमिट किया। दूसरा कौन सा है, एटम 3 है। विच एटम विल गिव आउट द नेक्स्ट पार्टिकल, बताओ। अगला 5 होना चाहिए। क्यों भाई, जो पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं वो रेडिएशन इमिट हो रही हैं, ये मानते हो। जो रेडिएशंस इमिट होती हैं उसमें तुम बता सकते हो कि अगर अभी 1 से हुई है, अगली 5 से हुई है, तो अगली किससे होगी? गधे हैं आप, अगर रेडिएशन बता नहीं सकते तो भाई रैंडम रेडिएशन इमिट होती है, पार्टिकल का मुझे नहीं पता, नहीं समझे भाई। 1 से हो गई, 3 से, ये कोई सीक्वेंस नहीं बना रहे। आपको नहीं तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर अभी 3 से हो रही है तो अगला कौन सा होगा, पता नहीं। देखिए एक चीज थी जिसे हम कहते थे श्रोडिंगर कैट इक्वेशन, सुनो, श्रोडिंगर कैट इक्वेशंस कहलाती थी वो। उसमें ये होता है कि मैं नहीं बता सकता कि अभी अगले लम्हे कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, समझ रहे हैं? अगले लम्हे क्या सेटअप होगा। उसमें ना एक उन्होंने एक कबर्ड दिखाई है जिसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं, एक कबर्ड दिखाई है जिसमें अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं, और वो प्लेट जो है ना वो बिल्कुल शीशे के साथ ऐसे लगी हुई है कि अगर तुम शीशा खोलोगे तो प्लेट गिरेगी और टूट जाएगी। अब वो बंदा देखे, वो बंदा कहता क्या है, कहता है अभी करंटली इस वक्त अगर आपसे मैं स्टेट पूछूं कि क्या स्टेट है प्लेट की, तो बताओ वो उसकी स्टेट टूटी हुई है या साबुत है। तो बज़ाहिर देखने में आपको साबुत नजर आ रही है, लेकिन स्टेट में उस वक्त मालूम करता हूं जब वो चीज मेरे सामने आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं नहीं खोलता तो साबुत है और मैं खोलूंगा तो टूटी हुई है। टूटी सर, स्टेट चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसके मुताबिक कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे ही इन एटम्स के मुताबिक मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसमें से नेक्स्ट एटम कौन सा डीके होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, इम्पॉसिबल टू टेल। आज गधे हैं आप, जो पहला ऑप्शन देखते हो हैं तो यही रही है। अच्छा सुने भाई सुने, ये गीगर काउंटर कहलाता है। ये गीगर काउंटर जो होता है वो रेडिएशंस को काउंट करके बताता है कि कितनी है। तो ये कह रहे हैं डिटेक्ट कर रहा है रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स इनसाइड द थिक एल्यूमिनियम कंटेनर शोन। भाई देखो ये थिक एल्यूमिनियम का होने का मतलब क्या है, कौन कौन सी रेडिएशन बाहर निकलेंगी, सिर्फ 2 मीटर बाहर रखा है आपने और काउंटर से आपने काउंट किया। तो बताओ क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स इज बीइंग डिटेक्टेड। अल्फा तो नहीं होगा, एल्यूमिनियम सर वो तो ये कौन सी रेडिएशन होगी, रेडियो नहीं हो सकती, क्योंकि रेडियो जो होती है उनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि रेडियो तो बहुत आसानी से क्या कर जाती है सर, एल्युमिनियम से सर वो गामा निकलेंगे सर, हाँ। गामा होगी। अच्छा सुने भाई, which line in the table describe the nature of alpha particles and gamma, ये repeated। alpha particle क्या होंगे, gamma element। अच्छा सुने, the count rates of सुनो भाई सुनो the count rate of 4 radioactive sources हैं, 4 A B C D measured at the same time, एक ही वक्त में एक घंटे के बाद मेजर किया जा रहा है सबको, ठीक है, सेम टाइम ऑन 3 कंसेक्यूटिव डे। एक ही आता था, सुबह 8 बजे तीनों को देखा गया, पहले को सुबह 8 बजे देखा गया, दूसरे को सुबह 8 बजे देखा गया, तीसरे को सुबह 8 बजे, समझ रहे हैं। अब देखिए मंडे को देखा गया तो पहले सैंपल कितने बचे, अगले दिन जब देखा गया तो कितने बचे, और उसके विच सोर्स हैज हाफ लाइफ ऑफ 2 days, और अगले, अब ये मुझे बताइए कि 100 के बाद ये 50 हुआ, नहीं 100 के बाद 50 होने का था क्या, मंडे से ट्यूसडे तो एक ही दिन हुआ ना सर, वो डी वाला पहले सैंपल में 100 था, अगले दिन कितने लगे 50, तो इसका मतलब क्या हाफ लाइफ एक दिन हुआ, नहीं
100 का 50 हो जाने का मतलब क्या, हाफ लाइफ एक दिन। 50 अच्छा 200 का 140, बताइए नहीं सर नहीं। दो, अगर अगले दिन 140 है तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा दिन शुरू हुआ था उससे पहले हाफ लाइफ गुजर चुकी थी, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे की हाफ लाइफ एक दिन से भी क्या है, कम है। कम है। ये समझ में आया। Yes, sir. 140 बचने का मतलब क्या है कि 200 के 100 बचने चाहिए थे। 200 के कितने बचने चाहिए थे, सर 100। पहले हाफ लाइफ गुजर गई, बाद में पता चला। नहीं 200 के, देखिए 200 है, ये रिवर्स आ रहे हैं, ये गलत मैं बता रहा हूं, फिर से सुनिए। रिवर्स आने का मतलब क्या है, कितने सैंपल रिमेनिंग है। तो बताओ 200 था, एक पार्टिकल उड़ गया, दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा, तो उल्टे चल रहा है ना। 140 पे पहुंचे, अभी हाफ लाइफ, तो इसका मतलब क्या है, इसकी हाफ लाइफ एक दिन से ज्यादा, यानी कि एक दिन से और इंतजार करना पड़ेगा, तो 140 से कहां पहुंच जाएगा, ये 100 पे। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी हाफ लाइफ एक दिन से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन 2 दिन से कम है। तीसरा देखे 300 है, पहला दिन गुजरा तो भी 300 रहा, और दूसरे में भी 300। इसका मतलब क्या हुआ, सर इसकी कि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, इसके एलिमेंट्स डिके नहीं। सपोज 1 लाख साल है, तो पहला ही एलिमेंट डिके होने में बहुत टाइम नहीं ले लेगा। अच्छा 400, पहला दिन गुजरने के बाद कितनी बची, और दूसरे में 100। सी आंसर सर मैं बताऊं, हाँ क्योंकि सर पहले दिन मंडे को 300 में रखा ना, बाकी 2 दिन वो चला, उसने चौथा दिन दिया ही नहीं ना उसने हमें। बाकी सब पूछा 2 दिन का। अच्छा नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, 200 के ऊपर से चले थे, पहले दिन जब गुजरे तो आपके पास कितना सैंपल बचा, और दूसरे दिन कितना सैंपल बचा, बताइए। ये पहले के मुकाबले में दूसरे का हाफ हो गया, तो इसकी हाफ लाइफ कितने दिन हुई, 2 दिन सर। 2 दिन। ठीक है ठीक है। यहाँ पे चेक करो, पहले में कितना था, अगले में कितना होना चाहिए था, यहाँ पे हाफ, तो हाफ गुजर गया ना, तो इसकी 2 दिन नहीं हो सकती। 300 से चले थे और इस पे कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। यहां से चले और यहाँ पे क्या हाफ हुआ 400 का, अगर यहाँ 200 होता तो इसकी भी 2 दिन होती, तो 2 दिन किसकी आ रही है, बी की आ रही है। सही, आगे चलिए भाई। What are the most penetrating and least penetrating type, बताओ भाई, मोस्ट कौन सी पेनिट्रेटिंग सर सर इतना सबसे ज्यादा। और लीस्ट क्या होती है, तो सी। सर ये भी कर लिया है, रिपीटेड है। हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस 5 hours। अच्छा अब इसको देखो ये भाई, भी हो गया। शीट ऑफ पेपर बिटवीन रेडियो एक्टिव सोर्स में रखा हुआ है, तो कौन सा पार्टिकल रुक जाएगा, बीटा और गैमा गुजर जाएगा। विच टाइप ऑफ पेन पास थ्रू दैट, बीटा सर सी आंसर सी। बताइए, अल्फा एंड बीटा ओनली, नहीं। अल्फा बीटा गैमा। शीट ऑफ पेपर अल्फा को रोक नहीं देगा, सर तो बीटा गैमा बचा सर। तो बताइए कौन सा पेनेट्रेट कर जाएगा, तो बीटा होगा, और सी आंसर। तो आंसर बीटा एंड गैमा होगा। ठीक है, समझे। अगला देखें, a sample of radioactive is decaying first to last. What type of beta particle radioactive? Sample of uranium has 1 gram, एक सैंपल है जो कितने ग्राम का है, 1 ग्राम। Another sample of same material, एक और भी है, ये 2 ग्राम का है, of same। दूसरा ये भी यूरेनियम है, ये भी यूरेनियम, तो दोनों की हाफ लाइफ चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, सेम ही होगी। अब ये बताओ 1 ग्राम होने का मतलब क्या है, कि इसके अंदर सपोज 2 पार्टिकल है और इसमें कितने 4 पार्टिकल। अब ये बताइए, जब पहली हाफ लाइफ गुजरेगी और इसकी भी पहली हाफ लाइफ गुजरेगी, इसकी जब पहली हाफ लाइफ गुजरेगी, बस इसकी हाफ लाइफ, इसकी जब पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये 2 का क्या रह जाएगा, 1, और इसकी गुजरेगी तो ये नहीं, इसकी जो हाफ लाइफ होगी उसकी हाफ लाइफ में ये कितना रह जाएगा, 1। इसका मतलब क्या है कि पहले सैंपल में सिर्फ 1 पार्टिकल डिके हुआ, दूसरे सैंपल में 2 पार्टिकल्स डिके हो रहे हैं। बी आंसर। समझ रहे हो, कितने पार्टिकल्स डिके हो रहे हैं, तो बताओ इन दोनों के अंदर इसकी हाफ लाइफ में क्या डिके पार्टिकल सेम है, नहीं। सैंपल ज्यादा डीके, सैंपल कम डीके कम, पहली चीज तो ये दिमाग में रखे। लेकिन यहां पे बताओ कि दोनों सब्सटेंस क्या हैं, यूरेनियम, तो क्या दोनों की हाफ लाइफ सेम नहीं होगी, भाई अगर मैं यूरेनियम की हाफ लाइफ कहता हूं तो सैंपल कितना भी लो, अगर तुमने 50 लिया है तो 25 रह जाएगा,
100 लिया है तो 50 रह जाएगा, 200 लिया है तो 100 रह जाएगा। हाफ लाइफ हमेशा क्या रहेगी? सेम। तो यहाँ पे जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो क्या रहेगी? क्योंकि हाफ लाइफ तो सब्सटेंस की होती है, टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं करती, चाहे टाइम ज्यादा हो चाहे टाइम कम हो। समझ रहे हैं? तो हाफ लाइफ यूरेनियम चूंकि सैंपल सेम है तो हाफ लाइफ क्या रहेगी? सेम रहेगी। आखिरी क्या था? देखो भाई, ये गैस है रेडियो एक्टिव। इस गैस के एंड के ऊपर हमने क्या किया है? ये काउंटर लगाया हुआ है जो कि ये मेजर कर रहा है ये गैस वक्त गुजरने के साथ रेडियो एक्टिव डिके कर रहा है, पार्टिकल्स रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, वो रेडिएशन इसके पास पहुंच के इसको सैंपल दे रहे हैं। अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं होता। क्या अंदर कोई रेडिएशन नहीं इमिट हो रही, अभी कोई डीके नहीं हुआ। अब ये कह रहा है, ये रीडिंग शो कर रहा है टेबल। जब शुरू किया था तो 140 था, ना था? 20 सेकंड के बाद रेडिएशंस डिक्रीज कर गई, 105 रहेगा। फिर 40 सेकंड के बाद जब 40 सेकंड हुए तो कितनी रह गई? फिर 60 पे 61, 61, फिर 8 होते होते 180 पे आ गई। अब तुम ये देखो कि इसकी हाफ लाइफ किन दो, पहले चेक करो कि क्या हाफ लाइफ मालूम कर सकता हूँ। 140 से अगर तुम चलो तो हाफ लाइफ किस पे आएगी? 70 पे। लेकिन 70 गुजर गया ना। यहाँ पे क्या आ रहा है? 82, 82। यहाँ पे क्या आ रहा है? 61। तो इसका मतलब क्या है? 140 से 61 आने का मतलब क्या है कि ये 0 से 60 सेकंड्स के दरमियान में कहीं पे हाफ लाइफ होगी, हाफ लाइफ। क्योंकि 70 जो आएगा वो इन दोनों के दरमियान आएगा ना। यस सर। तो टाइम भी 60 से 40 के दरमियान होनी चाहिए। तो तो बिटवीन 60 एंड, तुम्हें समझ में आई बात? नहीं समझ? समझ गए? हैं? देखो 140 से चले, 140 से चले, बताओ जब हाफ लाइफ आएगी तो हाफ लाइफ उस वक्त आएगी जब पार्टिकल कितने रह जाएं? 70। अब यहां से अगर मैं चलूं 20 सेकंड के बाद 105, 70 तो नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है? और ज्यादा होगी 20 से हाफ लाइफ। 40 पे पहुंचोगे तो 82, अभी भी और ज्यादा होगी। जब मैं 80 पे आता हूं तो 60 पे आता हूं तो 61 रह जाती है। इसका मतलब क्या? हाफ लाइफ गुजर गई। तो इसका मतलब क्या? इन दोनों के बीच में होनी चाहिए 70। तो हाफ लाइफ 40 और 60 सेकंड, 40 60 का मतलब क्या है? 50 सेकंड्स भी हो सकती है, 55 सेकंड्स भी हो सकती है, 54 सेकंड्स भी हो सकती है। समझ रहे हो? तो आपके पास ये भी आ जाएगा, बस यही